एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बार्टन कैरिन के गले पर तलवार रखता है और ये देखकर कैरिन गुस्से में कहती है, ये क्या है सर बार्टन। कैरिन के इस सवाल के जवाब में सर बार्टन कहते हैं, सॉरी मिस कैरिन, पर प्रिंसेस ने मुझसे ये काम करने के लिए कहा था। लॉर्ड बार्टन इतना कहते ही इज़ाबेला की मिमिक्री करते हुए बोलते हैं, सर बार्टन, टीचर कैरिन को कहीं मत जाने देना। मिस कैरिन, प्रिंसेस ने बिल्कुल इसी तरह मुझसे कहा था। बार्टन की ये बात सुनकर कैरिन कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ गुस्से में कहती है, क्या आखिर तुम करना क्या चाहते हो और अभी तुमने किसकी नकल करने की कोशिश की। कैरिन इतना कहती ही है कि तभी बार्टन स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ एक रस्सी को खींचते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ करना मिस कैरिन। ये सुनकर कैरिन डरते हुए कहती है, तुम्हारे पास ही अचानक से रस्सियाँ कहाँ से आ गई। कैरिन की इस बात को बार्टन पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और फिर अपने दूसरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस आप मेरी मदद करो क्योंकि मैं मिस कैरिन को अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ। बार्टन के इतना कहते ही इज़ाबेला वहाँ पर आती है और ये देखकर कैरिन सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, प्रिंसेस। कैरिन इसके आगे कुछ कहती ही कि तभी इज़ाबेला लॉर्ड बार्टन के हाथों में जो रस्सी थी उसे ले लेती है और फिर उससे कैरिन के हाथों को बांधने लगती है, जिसे देखकर कैरिन सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, आप ये क्या कर रही हैं प्रिंसेस। कैरिन के इस सवाल को इज़ाबेला पूरी तरह से इग्नोर करती है और फिर लॉर्ड बार्टन से पूछती है, क्या इस रस्सी को मुझे इस तरह से बांधना है टीचर बार्टन। इज़ाबेला के इस सवाल के जवाब में लॉर्ड बार्टन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रिंसेस, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अब आप इसे दूसरी तरफ से भी बांधिए। लॉर्ड बार्टन के इतना कहते ही इज़ाबेला कैरिन के दोनों हाथों को बांध देती है और ये देखकर लॉर्ड बार्टन बहुत ही खुश होते हैं और फिर इज़ाबेला से कहते हैं, आपने तो कमाल कर दिया प्रिंसेस, क्योंकि मैंने आज तक किसी के हाथों में इतनी परफेक्ट रोप बंधी हुई नहीं देखी है। बार्टन के इतना कहते ही हम कैरिन को देखते हैं जो उन दोनों के ऐसे बिहेवियर से बहुत ही कंफ्यूज थी और इसीलिए वो उन दोनों से पूछ रही थी, आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। कैरिन की ये बात सुनकर इज़ाबेला उससे कहती है, मैंने सब कुछ सुन लिया था टीचर, आप उस गंदे आदमी विलियम से मिलने जा रही थी ना। इज़ाबेला की ये बात सुनकर कैरिन बार्टन को गुस्से में घूरने लगती है और कैरिन को ऐसे गुस्से में देखकर बार्टन अपनी नजरें चुराते हुए उससे कहता है, मैंने प्रिंसेस से ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा था कि लेडी कैरिन एक बहुत ही बुरे आदमी जिसका नाम विलियम है उससे मिलने जा रही हैं। और ये सुनकर प्रिंसेस ने कहा, नहीं वो नहीं जा सकती। बार्टन की ये बात सुनकर कैरिन इज़ाबेला से पूछती है, मैं क्यों नहीं जा सकती प्रिंसेस। कैरिन के इस सवाल के जवाब में इज़ाबेला उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे समझाते हुए कहती है, क्योंकि टीचर विलियम एक बहुत ही बुरा आदमी है और उसके अंदर से बहुत ही डेंजरस वाइब्स आती हैं। इज़ाबेला कैरिन से इतना कहते ही विलियम को याद करते हुए मन में खुद से कहती है, जब मैं उस समय विलियम से मिली थी तो मुझे इतना भयानक महसूस हुआ था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था और शायद इसी वजह से आज भी उसके बारे में सोचने पर मुझे डर लगता है। इज़ाबेला इतना मन में खुद से कहते ही कैरिन को याद करते हुए मन में सोचती है, टीचर कैरिन, ये सोचकर भी मुझे डर लगता है कि आप ऐसी जगह पर अकेले जा रही हो, वो भी तब जब उस विलियम की वजह से आप फ्यूचर में एक बहुत बड़ी विलन बन जाओगी। इज़ाबेला इतना मन में सोचते ही खुद से मन में चिल्लाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। इज़ाबेला इतना मन में खुद से कहती ही है कि तभी कैरिन उसे समझाते हुए कहती है, प्रिंसेस मुझे जाना होगा। कैरिन की ये बात सुनकर इज़ाबेला कहती है, नहीं नहीं आप बिल्कुल नहीं जा सकती टीचर, और देखिए मैंने आपको कितने सुंदर तरीके से इस रस्सी से बांधा है। इज़ाबेला को ऐसे क्यूटली बिहेव करते हुए देखकर कैरिन उससे पूछती है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं इस रस्सी से बंधी हुई हूँ। कैरिन के इस सवाल के जवाब में इज़ाबेला उसके हाथों को पकड़कर उससे कहती है, हाँ क्योंकि आप अब मेरे हो। इज़ाबेला का ये जवाब सुनकर कैरिन शर्माते हुए कहती है, ओके प्रिंसेस, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। कैरिन की ये बात सुनकर इज़ाबेला बहुत ही खुश होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कैरिन अपने घर जा रही होती है और जाने से पहले वो इज़ाबेला से कहती है, अब मैं जाती हूँ प्रिंसेस। कैरिन इज़ाबेला से इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही लॉर्ड बार्टन भी इज़ाबेला से जाने की परमिशन मांगते हैं, पर इज़ाबेला उन्हें रोकते हुए कहती है, टीचर बार्टन सच कहूँ तो मुझे एक बात बहुत ही परेशान कर रही है। ये सुनकर लॉर्ड बार्टन इज़ाबेला से पूछते हैं, आपको किस बात से परेशानी हो रही है प्रिंसेस। बार्टन के इस सवाल के जवाब में इज़ाबेला कहती है, मैं टीचर कैरिन को ऐसे जाते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मैं उनके गुड इंटेंशंस को भी समझती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उन्हें विलियम से भी बेहतर मैजिशियन से मिलवाऊंगी। इज़ाबेला की ये बात सुनकर बार्टन उससे पूछता है, प्रिंसेस क्या आप किसी ऐसे मैजिशियन को जानती हैं। बार्टन के इस सवाल के जवाब में इज़ाबेला उससे कहती है,
उसने कुछ टाइम पहले एक बुक में पढ़ा था कि एक टेस्लन नाम का अजीब सा मैजिकल इंजीनियर है जिसे बहुत समय पहले मिरोटल मैजिक फेडरेशन ने उसे अपने इंस्टीट्यूट से निकाल दिया था और फिर वो इरेव माउंटेन्स की ओर चला गया था। इजाबेला बार्टन से इतना कहते ही टेस्लन को याद करते हुए मन में सोचती है, टेस्लन एक बहुत ही ब्रिलियंट मैजिकल इंजीनियर है और वो बाद में इस स्टोरी के मेन लीड आरुन का साथी बन जाएगा। इजाबेला इतना मन में सोचते ही हमें बताती है कि मिरोटल मैजिकल फेडरेशन के लोग टेस्लन को एक बहुत ही अजीब सा आदमी मानते थे क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ अपनी मर्जी के ही काम किया करता था और शायद इसीलिए ही मैजिकल फेडरेशन के कुछ पावरफुल मैजिशियंस ने उसे इलरेव माउंटेन्स पर सजा के तौर पर भेज दिया था। लेकिन मैं सच कहूँ तो ये सब सिर्फ एक अफवाह थी क्योंकि टेस्लन पर कोई भी पाबंदी नहीं थी और इलरेव माउंटेन्स पर जाने का फैसला उसने खुद किया था ताकि वो वहाँ जाकर आराम से मैजिकल इंजीनियरिंग पर रिसर्च कर सके और इसी तरह इस रिसर्च के दौरान वो बाद में इस स्टोरी के मेन लीड आरुन से मिला तो दोनों के सेम इंटरेस्ट होने के कारण वो दोनों एक साथ काम करने लगे और फिर टेस्लन ने इस स्टोरी के मेल प्रोटैगनिस्ट आरुन को एक बेहतरीन मैजिकल इंजीनियर बनाने में बहुत ही मदद की। और टेस्लन के बारे में मुझे इतना सब कुछ इसलिए याद है क्योंकि टेस्लन इस स्टोरी के मेन लीड आरुन का एक बहुत ही बेहतरीन साथी साबित हुआ था। इजाबेला हमें इतना बताते ही लॉर्ड बार्टन से कहती है, टीचर बार्टन, अगर वो आदमी हमें मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो टीचर कैरन की जरूर मदद कर पाएगा। इजाबेला लॉर्ड बार्टन से इतना कहते ही परेशान होते हुए मन में सोचती है, लेकिन इलरेव माउंटेन एक बहुत ही बड़ी जगह है इसीलिए वहाँ पर किसी को ढूंढना आसान नहीं होगा। इजाबेला इतना मन में सोच ही रही होती है कि तभी हम लॉर्ड बार्टन को देखते हैं जो उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल समझ गया प्रिंसेस, मुझे उस आदमी को ढूंढना है और उसे ढूंढकर यहाँ पर लेकर आना है ना। लॉर्ड बार्टन की ये बात सुनकर इजाबेला मन में सोचती है, टीचर बार्टन मेरा ये काम करने के लिए कितनी आसानी से मान गए। इजाबेला इतना मन में सोचते ही लॉर्ड बार्टन के हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, यस टीचर बार्टन, थैंक यू। इजाबेला इतना कहते ही मन में सोचती है, इसीलिए तो लॉर्ड बार्टन को नापसंद करना मुश्किल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम रॉयल पैलेस का प्रैक्टिस ग्राउंड देखते हैं जहाँ पर किंग अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बार्टन आता है और उसे देखकर किंग कहते हैं, तुम आज फिर से देर तक काम कर रहे थे। किंग के इतना कहते ही बार्टन कहता है, मुझे आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट देनी है योर मैजेस्टी। ये सुनकर किंग कहता है, बोलो। किंग की ये बात सुनकर बार्टन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, योर मैजेस्टी मुझे लगता है कि मैं कुछ समय तक आपके ऑर्डर्स को नहीं मान पाऊंगा। बार्टन की ये बात सुनकर किंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या? किंग के इतना कहते ही बार्टन उन्हें पूरी बात बताता है और ये सब सुनकर किंग कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। किंग के इतना कहते ही बार्टन उनसे कहता है, तो इसीलिए योर मैजेस्टी फिलहाल के लिए मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो विलियम पर नजर रख सके और जो सर लेंसर जितना काबिल हो। तो क्या आप? बार्टन इसके आगे कुछ कहता है कि तभी किंग कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ। किंग की ये बात सुनकर बार्टन सरप्राइज हो जाता है और फिर किंग से कहता है, आपने इतनी आसानी से मुझे इस काम को करने की परमिशन दे दी योर मैजेस्टी। मुझे लगा था कि अभी विलियम का पीछा करना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। बार्टन की ये बात सुनकर किंग इजाबेला को याद करते हुए कहता है, क्योंकि इजाबेला की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं। किंग इतना कहते ही बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उनको ऐसे देखकर बार्टन थोड़ी देर चुप होकर उनके चेहरे को ही देखते रहते हैं और फिर इस बात को पलटते हुए किंग से कहते हैं, वैसे योर मैजेस्टी मैं इररेव पहाड़ों पर जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे टेलीपोर्टेशन गेट को इस्तेमाल करने की परमिशन देंगे? बार्टन के इस सवाल के जवाब में किंग कहते हैं, मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन गेट को इस्तेमाल करने की परमिशन देता हूँ। किंग का ऐसा जवाब सुनकर बार्टन सरप्राइज्ड होते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी आपने पिछली बार मुझे बिजनेस ट्रिप पर पैदल ही भेज दिया था और अब आप इतनी आसानी से मुझे वो गेट इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। खैर, अगर आप इतनी सारी चीज़ों की परमिशन दे ही रहे हैं तो क्या आप मुझे टेलीपोर्टेशन गेट का अनलिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं? बार्टन की ये बात सुनकर किंग कहते हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? किंग के इस सवाल के जवाब में बार्टन क्यूट एक्सप्रेशन बनाते हुए कहता है, क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट हूँ योर मैजेस्टी। बार्टन की ये बात सुनकर किंग इतना इरिटेट होता है कि वो उस पर तलवार से वार करता है और किंग को ऐसे देखकर बार्टन चिल्लाते हुए कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं योर मैजेस्टी? ये सुनकर किंग कहता है, तुम मेरी बात नहीं मानते हो बार्टन। किंग की ये बात सुनकर बार्टन कहता है,
अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरी सैलरी तो बढ़ा दो। बाइडन की ये बात सुनकर किंग को और भी गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपनी तलवार चलाते हुए बाइडन से कहते हैं, इस बार मैं तुम्हारी गर्दन पर निशाना लगाऊंगा। किंग की ये बात सुनकर बाइडन बहुत ही डर जाता है और फिर वहां से भागने लगता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम इजाबेला के रूम को देखते हैं, जहां पर इजाबेला सोने जा रही होती है और उसकी नैनी उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती हैं, गुड नाइट प्रिंसेस। इजाबेला की नैनी उससे इतना कहते ही वहां से जाने लगती हैं और ये देखकर इजाबेला मन में सोचती है, आज का दिन भी बिना परेशानी के बीत गया, लेकिन आज कहीं जब मैंने कैरिन को रोका तो क्या उस पल मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल गई थी क्या? इजाबेला इतना मन में सोचते ही खुद से कहती है, लगता है टेस्लन से जुड़ी किताबें मंगवाने के लिए नैनी से कहने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। इजाबेला खुद से इतना कहते ही मन में सोचती है, कैरिन एक इस तरह की इंसान है कि वो लोगों की छोटी से छोटी बातों से भी उनकी बड़ी से बड़ी कमजोरियों को ढूंढ निकालती है। इसीलिए मुझे उससे ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो अगर कैरिन को कभी भी ये सच पता चल गया कि मैं एक पोजेसर हूँ। इजाबेला इतना मन में सोचते ही डरते हुए खुद से कहती है, ओ गॉड, सिर्फ इसके ख्याल से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब सबको मेरे बारे में ये सच पता चलेगा तो जहाँ तक मुझे पता है कि होली नाइट्स मेरे सामने आ धमकेंगे और मुझे घसीटते हुए किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ से शायद ही कोई वापस आता है। इजाबेला खुद से इतना कहते ही मन में सोचती है, ओ गॉड, प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूँ और इसीलिए मैं किसी जानवर की तरह किसी रिसर्च लैब में किसी रिसर्च के लिए काटे फाड़े जाने का दर्द नहीं सह सकती। इसीलिए मुझे हर हाल में इस सच को छिपाए रखना होगा। इजाबेला इन सभी बातों को सोचकर पहले से ही डरी होती है कि तभी उसके कमरे की खिड़की अचानक से खुल जाती है और खिड़की के खुलने की आवाज से इजाबेला और भी डर जाती है। इसके बाद वो खिड़की की ओर देखकर मन में सोचती है, ये आखिर किस चीज की आवाज थी और वैसे ये चीज अचानक से कैसे खुल गई, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि नैनी ने इस खिड़की को अच्छे से लॉक किया था। इजाबेला इन सभी बातों को सोचकर डर ही रही होती है कि तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है।